हेलो डियर लर्नर्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हिस्टोरिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया की श्रृंखला में हम बात करेंगे ब्राह्मणिक एज में जो एजुकेशन सिस्टम था, यानी लेटर वैदिक पीरियड में जो मेथड्स ऑफ टीचिंग थे वो क्या क्या थे और उनका आज प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम में क्या रेलेवेंस है। वैदिक शिक्षा की जो सामान्य उद्देश्य था वो मोक्ष की प्राप्ति था, जो ब्राह्मणिक एज की शिक्षा का उद्देश्य भी रहा। इस काल में बहुत से प्रसिद्ध आश्रम और गुरुकुलों की स्थापना हुई और मुख्यतः 3 प्रकार के शिक्षण संस्थान बने, जैसे गुरुकुल, परिषद और सम्मेलन। इस काल की शिक्षा की एक मुख्य विशेषता थी कि पाठ्यक्रम जाति और आश्रम प्रणाली के अनुरूप तैयार किया जाता था। और जैसा कि हम जानते हैं कि वैदिक पीरियड में गुरु का स्थान सर्वोच्च होता था और पूरी शिक्षा व्यवस्था गुरु के आसपास ही रहती थी। परंतु उत्तर वैदिक काल में इसमें बदलाव आया और शिक्षा शिक्षय केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड हो गई। लेटर वैदिक पीरियड में मुख्यतः वाद विवाद या तर्क आधारित शिक्षा होती थी, जिससे तर्क शास्त्र का विकास हुआ और आगे जाके इसी से ही न्याय शास्त्र का विकास भी हुआ। इस काल में पूछताछ, विवाद, विचार विमर्श, शंका निवारण, कहानियां, प्रतीकात्मक, दृष्टांत जैसे शिक्षण विधियां जो थी वो प्रयोग में लाई जाती थी। और पूछताछ विधि में गुरु और शिष्य के बीच प्रश्नोत्तर की श्रृंखला, एक श्रृंखला के द्वारा किसी एक विशेष प्रश्न या समस्या का समाधान ढूंढा जाता था या उसकी व्याख्या की जाती थी। इस विधि में शिक्षक शिष्यों के समक्ष कुछ प्रपोजिशन या प्रस्ताव रखते थे या कोई समस्या रखते थे, या शिष्य भी गुरु से कुछ प्रश्न पूछ सकते थे, अपनी शंका पूछ सकते थे और गुरु उत्तर देकर उनकी शंकाओं का या उनके प्रश्नों का या उनकी समस्याओं का समाधान करते थे, निवारण करते थे। गुरु शंका निवारण के लिए या प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए शिष्यों की मदद करते थे। जैसे वो कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण संकेत यानी हिंट्स शिष्यों को देते थे, ताकि वह गुरु द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर खोज सके और फिर उन संकेतों को आधार बनाकर शिष्य स्वाध्याय, चिंतन और मनन द्वारा गुरु द्वारा दिए गई समस्या या प्रपोजिशन को सुलझा सके। इसके अतिरिक्त जो है हम ये कह सकते हैं कि गुरु उपदेश देने के लिए मौखिक विधि का ही प्रयोग करते थे और वैदिक काल की तरह ही उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन पर बहुत अधिक बल दिया जाता था। सभी जटिल और कठिन रहस्यों का हल जो था वो बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्नों के द्वारा ही किया जाता था। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रस्तावित समस्या का समाधान और प्रश्नों के उत्तर देना इस काल की एक प्रमुख शिक्षण विधि थी। विचार विमर्श के दौरान शिष्यों को निष्क्रिय रहकर सिर्फ सुनना ही नहीं होता था, बल्कि मानसिक रूप से सक्रिय और सचेत रहना पड़ता था और गुरु के साथ विचार विमर्श में भाग लेना पड़ता था और गुरु द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी देना पड़ता था। तो इस तरीके से जो है प्रश्नोत्तर या पूछताछ या वाद विवाद जैसी जो शिक्षण विधियां थी वो इस काल में प्रयोग में लाई जाती थी। और इनके इलस्ट्रेशंस देखने के लिए, एग्जाम्पल्स देखने के लिए आप जो हैं वो श्वेत केतु और उनके पिता के मध्य जो वार्तालाप हुआ है वो देख सकते हैं, या अष्टावक्र और बंदी के मध्य जो वार्तालाप है वो देख सकते हैं, राजा जनक की सभा में जो हुआ था, और उसके वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, तो उनको आप देख सकते हैं। तो इस काल में सीखने की प्रक्रिया में छात्र केंद्र में होता था और गुरु उसका मार्गदर्शक होता था। तो आप ये देखिए कि उस जमाने में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती थी, जो कि कुछ पश्चिमी जो फिलोसोफर्स हुए हैं या जो एजुकेशनिस्ट हुए हैं उन्होंने बहुत बाद में इन चीज़ों को प्रोपोगेट किया।
कि एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, पर अगर हम अपना इतिहास खंगालें और देखें तो पता चलेगा कि ये सब चीजें तो हमारे यहाँ हजारों हजारों साल पहले से ही थी। बृहद अरण्य उपनिषद जो है उसमें भी सीखने की कुछ 3 विधियां जो हैं वो प्रमुख रूप से बताई गई हैं, जिसमें श्रवण, मनन और निध्यासन, इन तीनों विधियों का उल्लेख मिलता है। और पूर्ण ज्ञान या दिव्य ज्ञान की प्राप्ति तप और योग के द्वारा भी की जाती थी। तो उन सब विधियों के साथ साथ श्रवण, मनन और निध्यासन जैसी विधियां और उसके अलावा तप और योग भी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है वो प्रयोग में लाया जाता था। इस काल में लेखन कला की शुरुआत भी हो गई थी। वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा था कि तब लेखन कला नहीं थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं होते थे, इसलिए सब कुछ मौखिक रूप से याद करके, ओरली याद करके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाया जाता था। पर इस काल की उपलब्धि थी कि अब लेखन कला जो है उसका आरंभ हो गया था और लिखने के लिए भोजपत्र का प्रयोग किया जाता था। अतः मौखिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को लिखने का भी अभ्यास कराया जाता था और इसके लिए उन्हें पांडुलिपियों की जो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो अवेलेबल थी उनकी खूब सारी प्रतियां जो है वो बनवाई जाती थी, ताकि वो खूब लिख लिख कर जो है वो लेखन कला में अभ्यास करें। व्यवहारिक और उपयोगी विषयों के समावेश ने उत्तर वैदिक काल की शिक्षा को और महत्वपूर्ण बना दिया, जिससे व्याकरण, ज्योतिष, न्याय और चिकित्सा जैसे विषयों में प्रयोग द्वारा शिक्षा दी जाने लगी। तो इससे हमें पता चलता है कि इस काल में छात्र सैद्धांतिक और व्यवहारिक यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते थे और गुरु और शिष्य दोनों ही समकालीन महान गुरुओं से मौखिक विचार विमर्श, पूछताछ या प्रश्नोत्तर विधियों के द्वारा अनौपचारिक ज्ञान की प्राप्ति भी करते थे। तो ऐसे हम जान सकते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल था या जिसको हम ब्रह्मानिक एज भी कहते हैं, उस दौरान खूब सारी शिक्षण विधियां जो हैं वो गुरुकुलों में प्रयोग में लाई जाती थी और उनमें से कोई भी ऐसी शिक्षण विधि नहीं होगी जो आज हमारे विद्यालयों में प्रयोग में नहीं लाई जाती होगी। तो इससे पता चलता है कि जो उस समय हमारे जो प्राचीन भारत के जो गुरु थे वो कितने दूरदर्शी थे, या उस समय की शिक्षा व्यवस्था जो है वो कितनी सुदृढ़ थी, कितनी एनरिच थी, कि उस समय के टीचिंग मेथड्स जो हैं उनका रेलेवेंस आज भी है। क्वेश्चनिंग ले लीजिए आप, क्वेश्चन आंसर मेथड हम क्लास में यूज करते हैं, हम डिस्कशन मेथड भी यूज करते हैं, हम एलेगरी भी यूज करते हैं, हम इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल भी यूज करते हैं और हम लॉजिक भी यूज करते हैं और रिसर्च भी करते हैं। थिंकिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए भी हम जो है वो थिंकिंग टीचिंग मेथड जो है वो यूज करते हैं। तो इस तरीके से उस समय में जो शिक्षण विधियां थी उनका, उनकी प्रासंगिकता, उनकी उपयोगिता आज की शिक्षण व्यवस्था या आज के विद्यालयों में भी है। तो धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये विषय पसंद आया होगा और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि हर एक विद्यार्थी के डाउट्स को क्लियर करूं, उनका जवाब दूं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।